हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय से संबंधित अभी हम लगातार आपके सामने वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये मेरा 5वां वीडियो होगा। उम्मीद है आपने इसके पहले के चारों वीडियो जरूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में जो आपका सिलेबस है उसमें खेल, खिलाड़ी, करेंट अफेयर्स, कल्चर तो है ही, इन्हीं कुछ चीज़ों को समाहित करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर रख लें, क्योंकि एक तरफ कुछ बातें जो आपको प्रश्न के साथ समझाई जाएंगी, अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात ये कि खेल और खिलाड़ी को हम एक नया आयाम देने की कोशिश किए हैं, जिसमें एक तरफ आपका करेंट अफेयर्स भी हो जाएगा और उसके साथ साथ खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो ट्रेडिशनल बातें हैं वो भी आपके लिए उपयोगी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें तभी संभव हो पाएगा जब आप इसको नोट करेंगे, क्योंकि सुन करके फिर बार बार आप कितना सुनेंगे। तो बेहतर हो कि इसको कॉपी पे आप पेन डाउन करें, इसको याद कर लें, बीच बीच में दोहराते रहें। इसमें कुछ देश और उसकी राजधानियाँ, उसकी करेंसी से रिलेटेड चीज़ें भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। राजधानी और करेंसी, राजधानी तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम को आप याद कर लें, कम से कम एशियन कंट्री तो आपको पूरी तरीके से याद होनी ही चाहिए। इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख देशों की राजधानियों को जितना अधिक याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, जितना कम रिस्क लेंगे उतना फायदा है। जो करेंसीज है उन करेंसीज को थोड़ा आप लिमिटेड कर सकते हैं, मतलब 50-60 अगर करेंसी इतने देशों का आपने याद कर लिया तो आपके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा। पहले के वीडियो में भी हम कुछ करेंसीज बताए हैं, जिसमें यूरो वगैरह के संदर्भ में आपको बताए थे, रियाल के संदर्भ में बताए थे। तो उन चीज़ों को आप एक जगह एकमुलेट कर लीजिए, जमा कर लीजिए और उसको याद कर जाइए, तो फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस एरिया का ये करेंसी है, इसका ए है, तो बाकी 50 और अगर याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पे अगर सिलेबस में है तो 1-2 क्वेश्चन भी आता है तो हमारे लिए ये वर्थ होगा। तो इतना मेहनत तो किया जा सकता है तब जब एक नौकरी की बात हो, और आज की तारीख में बेरोजगारी के इस दौर में नौकरी का क्या इंपॉर्टेंस है ये बताने की तो ज़रूरत आपको है नहीं। थोड़ा मेहनत करके अगर हमारा आउटपुट बेहतर आता है तो वो कर लेना बेहतर है। खैर, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप पेन और डायरी अपने साथ रखिए, चीज़ों को नोट कीजिए और इसका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। जो कुछ भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, तो आप इसको नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है चीज़ है, लेकिन इसके संदर्भ में हम बाकी चीज़ें भी आपको बता देंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? सबसे पहले तो ये जान लें कि समिति से रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, इसलिए समिति वाले पार्ट को बढ़िया से आप तैयार करेंगे। करंट अफेयर्स का एक अहम हिस्सा है ये। ऑप्शन को देख लीजिए, नित्यानंद राय, इनकी अध्यक्षता में बेसिकली लद्दाख की विशेष संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके की अध्यक्ष थे नित्यानंद राय। इस सवाल का कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, सही उत्तर है इसका बी, टी.वी. सोमनाथन। ये फिनांस सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं। ऑप्शन सी को देखें, राकेश जोशी। राकेश जोशी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये राकेश जोशी IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भारत में बीमा कंपनियों को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है, उसके सदस्य रहे हैं। तो स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं राकेश जोशी। और ऑप्शन डी देखें, डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थाओं में उनके मूल्यांकन मतलब शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और उनके मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई, डॉक्टर के राधाकृष्णन उसी के सदस्य रहे हैं या उसके अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 18वीं विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? पणजी, ये गोवा में है। पणजी में बेसिकली 2023 में पर्पल फेस्ट मनाया गया था। इसके अलावा गोवा में ही 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। काठमांडू का ऐसा कुछ इस प्रश्न से लेना देना नहीं है और इस तरह का कुछ आयोजन हुआ नहीं है जो हम अभी फिलहाल आपको बताएं। इस सवाल का सही जवाब है कैनबरा।
आप सब जानते हैं कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये भी साथ साथ दोहरा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि राजधानियाँ भी आपको सचिवालय के सिलेबस में है, उसको भी याद करना है। तो इस सवाल का सही जवाब है कैनबरा। फिजी, फिजी में 12वां हिंदी सम्मेलन इस वर्ष शुरुआत में आयोजित किया गया था और फिजी की राजधानी है शुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कैस्पर रूड का संबंध किस खेल से है? यहां पर यह भी आप जान लें कि खिलाड़ियों से संबंधित दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पहला ये, जैसे ये सवाल में है कि किस खेल से इनका संबंध है। दूसरा, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसी संदर्भ में भारतीय खिलाड़ियों का नाम रहेगा तो आप बता देंगे कि भारत से है, लेकिन उनका खेल पूछा जाएगा। विदेशी खिलाड़ी हैं तो उनका खेल और उनका देश ये भी पूछा जाएगा। तो खैर, कैस्पर रूड का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स, स्क्वैश, चेस और टेनिस। सही उत्तर है इसका टेनिस। कैस्पर रूड जो हैं ये नॉर्वे के हैं और इनका इम्पोर्टेंस इस रूप में बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन, जो कि ग्रैंड स्लैम टेनिस का एक खेल है, 2023 में ये नोवाक जोकोविच से पराजित हुए थे, मतलब दूसरे स्थान पर रहे थे फ्रेंच ओपन 2023 में। जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच से ये पराजित हुए थे, मतलब कि रनर अप रहे थे। नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से रहा है और सर्बिया के इस खिलाड़ी ने सबसे अधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, जबकि उनके बाद या जिन्होंने इसके पहले ये रिकॉर्ड बनाया था उनका नाम था राफेल नाडाल। राफेल नाडाल ने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता था और उनके रिकॉर्ड को जोकोविच ने तोड़ने का काम किया। महिलाओं में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीतने का काम किया है सेरेना विलियम्स ने। उन्होंने भी 23 बार ही ग्रैंड स्लैम जीता है। ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत टेनिस के चारों प्रमुख खेल आते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ये इनका आयोजन का क्रम भी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे अधिक बार नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता और कैस्पर रूड उन्हीं से फ्रेंच ओपन 2023 में हारे थे। क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई देश में फीफा कप, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा कप जो फुटबॉल से संबंधित है, आप सब जान रहे हैं, कितनी बार आयोजित हुआ है? इसका सीधा हम लोग सही उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है इसका 2 बार, मतलब ऑप्शन सी। पहली बार 2002 में साउथ कोरिया और जापान में ये खेल आयोजित किया गया था, मतलब एशियन कंट्री में साउथ कोरिया और जापान में 2002 के फीफा में। और उस खेल में या उस आयोजन में ब्राज़ील जो था वो विजेता रहा था। दूसरी बार जो लेटेस्ट हुआ है कतर में 2022 में, वो आयोजित हुआ। तो 2 बार आयोजित हुआ है। अभी आप जानते हैं कि दूसरा बार जो फीफा कप एशिया में हुआ 2022 में, इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था। फीफा का मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख में है। पीछे के वीडियो में भी मैंने ये बताया था। 21 मई 2004 को लंदन में फीफा का लंदन के पेरिस में इसका गठन किया गया था। ज्यूरिख इसकी राजधानी है और जियानी इन्फेंटिनो अभी फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा के विषय में एक बात और जान लें कि 1930 में पहली बार फीफा कप हुआ था और पहला जो फीफा कप हुआ था उसका विजेता उरुग्वे था। उरुग्वे की राजधानी माउंटीविडियो है। साथ साथ हम यही बता दे रहे हैं, आप इसको अलग अलग जगह पर नोट करते जाइएगा। एक चीज़ और कि जो पहला फीफा कप हुआ था उसमें जो ट्रॉफी दी गई थी उस ट्रॉफी का नाम था जुल्स रिमेट ट्रॉफी। जुल्स रिमेट ट्रॉफी। तो ये बातें आपको इस प्रश्न से रिलेटेड कई सारी जानकारियों के साथ उपलब्ध हो गया। नंबर 5, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड किस खेल का शुभंकर था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 में हुआ। यहाँ ये जान ले कि इस खेल का जो मस्कट या शुभंकर था उसका नाम था आशा, और आशा एक मादा मतलब फीमेल चीता थी, और इसके अलावा आशा के साथ मोगली, ये शुभंकर था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। फीफा 2022 जो कतर में हुआ था उसका जो शुभंकर था उसका नाम था लईब। लईब एक
अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक कुशल खिलाड़ी। तो फीफा का लईब था। सी ऑप्शन को देखकर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023, ये इस सवाल का सही जवाब है। ये खेल जो खेलो इंडिया शीतकालीन जो हुआ, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था और ये तीसरी बार इस तरह का आयोजन था। जबकि 8th ICC T20 इसका कोई शुभंकर नहीं होता है यहाँ, लेकिन ये जान लें कि 8वां ICC T20 जो वर्ल्ड कप हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। आपने देखा ही होगा, लेकिन वक्त के साथ हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसका विनर इंग्लैंड था और रनर अप पाकिस्तान था। तो 8वां ICC T20 ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विजेता इंग्लैंड और उप विजेता पाकिस्तान। नंबर 6, बर्मिंघम में 2022 में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल में शामिल भारतीय दल का सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? पहले ऑप्शन देखें, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। अचंत शरत कमल, इनका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। सुनील बहादुर, ये लॉन बॉल से संबंधित है। और बर्मिंघम में भारत के दल से शामिल होने वाले ये सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे और उस समय इनका उम्र 45 साल था। इस सवाल का सही जवाब है अनहत सिंह, और अनहत सिंह का संबंध है स्क्वैश से। तो ये मालूम हो गया कि राष्ट्रमंडल खेल पिछली बार बर्मिंघम में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 7, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर क्या था? अभी एक शुभंकर से या मस्कट से जुड़ा हुआ मैंने सवाल पूछा था, एक सवाल और आपके सामने है। इसका मतलब यह है कि जो रिसेंटली इस तरह के खेल हुए हैं वहाँ पर मस्कट से जुड़ा हुआ चीज़ अवश्य पूछा जाता है या प्रायः पूछा जाता है। अब ऑप्शन को देखिए हम लोग। पेरी, ये इस सवाल का सही जवाब भी है। पेरी क्या था? बेसिकली ये मल्टी कलर्ड बुल था, मतलब कि बहुरंगी बैल था, जो कि राष्ट्रमंडल खेल का ऑफिशियल मस्कट था। सावज, सावज जो था, ये सावज होता क्या, पहले ये जान ले कि सावज एक एशियाई शेर का मतलब नकल है, उसका निरूपण है। और ये मस्कट था 36वां राष्ट्रीय खेल जो 2022 में गुजरात में हुआ, सावज उसका मस्कट था। इसके बाद ओली द वॉरियर, ओली द वॉरियर बेसिकली एक कछुआ के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है। और ये जो पुरुषों का 2023 में विश्व कप हुआ, भारत में ही हुआ था, आपको याद होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में, उसका ये मस्कट था ओली द वॉरियर। जनवरी 2023 में ये खेल भारत में ही भुवनेश्वर और उड़ीसा में हुआ था, जिसका कि विजेता शायद अभी आपको याद ना भी हो, जर्मनी था और उप विजेता था बेल्जियम। और भारत में चौथी बार इस तरह का आयोजन किया गया है राष्ट्रमंडल खेल का, ठीक है, मतलब हॉकी का, जो बता रहे थे ओली द वॉरियर जिसका कि मस्कट था। तो चौथी बार ये भारत में विश्व कप हॉकी आयोजित हुआ है। 1982 में पहली बार हुई थी, फिर 2010 में, फिर 2018 में और फिर 2023 में इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन को देखें। अमांडा डुडामेल, ये वेनेजुएला की हैं, वेनेजुएला की राजधानी काराकाश, ठीक है। और ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में रनर अप रही थी। सही उत्तर है इसका बी, आर वॉनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की हैं और यही मिस यूनिवर्स 2022 है, जो कि 14 जनवरी 2023 को अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में हुआ था। यहीं पर इसका आयोजन स्थल था जहां पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी। मीना सू चोई, ये साउथ कोरियन है, नाम से भी कहीं स्पष्ट हो रहा है, और इनको मिस अर्थ 2022 चुना गया। जबकि एंड्रिया एगई लीरा या लेरा, ये मिस अर्थ फायर के रूप में चयनित की गई हैं। तो बाकी के विषय में भी जान लिए, लेकिन इसमें आर वॉनी गैब्रियल और अमांडा डुडामेल, ये दो नाम आप अवश्य याद रखें। साथ ही ये जहां पर आयोजन हुआ लुसियाना प्रांत यूएसए का, इसको भी याद रखें। नंबर 9, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल है? मतलब ये बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। ऑप्शन देखिए, 21, 34, 31 और 36। सही उत्तर है इसका 36। और यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित जान लें। सबसे पहले
जिसको इस सूची में शामिल किया गया वो था नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में है, और 2007 में इसको इस रूप में कि जैव विविधता विरासत स्थल है, इस रूप में इसको शामिल किया गया। जबकि सबसे आखिरी में जिसको जोड़ा गया वो है महेंद्रगिरी हिल, ये उड़ीसा में है, और नवंबर 2022 में इसको शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर के 36 ऐसे स्थल हैं जिनको कि जैव विविधता विरासत स्थल कहा जाता है। एक बात और यहाँ पर नोट कर लें, डाइवर्सिटी से या इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये चीज़ है तो आपके लिए यूज़फुल होगा। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित किया गया था, और उस अधिनियम के तहत ही राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने संबंधी व्यवस्था है। इसी क्रम में 36वां महेंद्रगिरी हिल उड़ीसा में, और पहला मैंने बताया नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, ये 2007 में घोषित हुआ था। मतलब ये प्रक्रिया 2007 से प्रारंभ हुई है। महाराष्ट्र और त्रिपुरा में सर्वाधिक 5 ऐसे स्थल हैं जिनको कि जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। नंबर 10, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2022 में लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यह समुद्र तट कौन सा है? सबसे पहले ये जान लें कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है। दरअसल ये वैसे सी बीच को या समुद्र तट को दिया जाता है जो विश्व में सबसे स्वच्छ समुद्र तट माने जाते हैं। इसी क्रम में ये सवाल है। पहला ऑप्शन देखिए, शिवराजपुर एवं कप्पड़। तो पहले आप ये जान लें कि शिवराजपुर गुजरात में है और कप्पड़ जो है ये केरला में है। गोल्डन एवं ईडन, गोल्डन बीच जो है वो उड़ीसा में है, और ईडन जो है ये पुद्दुचेरी में है। इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है सी, थुंडी एवं कदमत। ये दोनों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और लक्षद्वीप से संबंधित हैं। ऑप्शन डी को देखें, कोवल्लन, ये तमिलनाडु में है, और कासरकोड ये कर्नाटका में है। तो आपका आंसर है सी। नंबर 11, किस देश को द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? ईरान, नामीबिया, बोत्सवाना और क्यूबा। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लें। तो सही उत्तर है इसका नामीबिया। और यहाँ पर यह भी जान लें कि ये नामीबिया से ही अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहीं से मतलब नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उनको कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। तो नामीबिया के साथ अपना इस रूप में संबंध है। अब कुछ और बातें इससे जुड़ा हुआ जान ले। सबसे पहले कि नामीबिया की राजधानी वाले कॉलम में आप इसको नोट कर लीजिएगा, विंडहॉक है। और नामीबिया का जो करेंसी है उसका नाम है अफ्रीकन रैंड। बोत्सवाना, सी ऑप्शन को देखें, बोत्सवाना का जो राजधानी है वो है गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन, और इसका मुद्रा पुला। कुछ यूनिक जो राजधानियां हैं, जो करेंसीज हैं, वही हम आपके लिए वीडियो में लेकर के आते हैं। आसपास का जो देश है ना उसका हम आपसे कैपिटल पूछ रहे हैं और ना ही उसका करेंसी आपको पूछने या बताने का काम कर रहे हैं। तो बोत्सवाना, गैबोरोन और इसका करेंसी पुला। ईरान आप जान रहे हैं, ईरान की राजधानी तेहरान और रियाल इसकी मुद्रा है। क्यूबा को भी देख लें, क्यूबा राजधानी इसकी हवाना और इसका मुद्रा पेसो है। नंबर 12, फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश है? कोस्टारिका, मोरक्को, सेनेगल या फिर घाना? ये मैच आपने शायद देखा भी होगा, वो टीम बहुत नाम कमाई थी। एनीवे, जिसका आंसर है मोरक्को सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी टीम है। पहला तो ये याद कर लें। अब इससे जुड़ा हुआ बाकी डायमेंशन भी इसका देख लें। मोरक्को की राजधानी राबात, और इसका जो करेंसी है उसका नाम है दिरहम, मतलब कि मोरक्कन दिरहम मोरक्को का करेंसी है। कोस्टारिका, राजधानी इसकी सैनजोस, कोस्टारिका की राजधानी सैनजोस, और कोस्टारिकन कोलोन इसकी मुद्रा का नाम है। ऑप्शन सी, सेनेगल, राजधानी इसका डकार, DAKAR, डकार, और मुद्रा इसका फ्रैंक।
अब बच गया डी, घाना। घाना का राजधानी अकरा और इसकी मुद्रा सेडी। घाना की राजधानी अकरा और मुद्रा इसकी सेडी। नंबर 13, फीफा विश्व कप में गोल करने वाला पांच फीफा विश्व कप में गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। फीफा से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि फीफा बहुत बड़ा इवेंट है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, 4 सालों में आयोजित होता है। तो यहाँ से जुड़े हुए सवालों का हम लोग निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं। अभी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फीफा वर्ल्ड कप से बनते हैं जिसको कि देखने की आवश्यकता है। खैर, यहाँ पर ऑप्शन देखें, लियोनेल मेसी, डिएगो माराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पेले। सबसे पहले इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका कि संबंध पुर्तगाल से है। मेसी आप सब जानते हैं अर्जेंटीना के हैं, डिएगो माराडोना ये भी अर्जेंटीना के हैं, जबकि पेले ये ब्राज़ील के खिलाड़ी रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है। चारों जो नाम आया है, चारों नाम फुटबॉल के बहुत बड़े नाम हैं। नंबर 14, फीफा विश्व कप 2022 में पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाला देश था। सीधा इसका आंसर जानते हैं, कतर। जहां पर इस खेल का आयोजन किया गया, उस देश ने पहली बार ही फीफा विश्व कप में भाग लिया था और आयोजक के तौर पर भी था। नंबर 15, जनवरी 2023 में घोषित आईसीसी पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? बाबर आजम। यहाँ ये जान ले कि बाबर आजम को आईसीसी वनडे का प्लेयर घोषित किया गया, मतलब सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर बाबर आजम। मार्को जेनसन ये दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं और इनको इमर्जिंग प्लेयर का, उभरता हुआ खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर माना गया। सूर्य कुमार यादव ये T20 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किए गए, जबकि इस सवाल का सही जवाब है बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा। नंबर 16, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। ये आपका बुक्स एंड ऑथर और इतिहास वाला पार्ट को कहीं ना कहीं शामिल करता है। पार्वती परिणय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय, जयदेव, बाणभट्ट या भोज? राजा भोज का संबंध परमार से था, इसलिए भोज परमार लिखा हुआ है। सही उत्तर पहले जान लें तो सही उत्तर है इसका वानभट्ट। वानभट्ट की अन्य रचनाओं को आप जानते होंगे, हर्षचरित, कादम्बरी, ये तो वानभट्ट का बहुत फेमस किताब है। साथ ही साथ पार्वती परिणय भी वानभट्ट ने लिखा है। कृष्णदेव राय ने भी 3 पुस्तकों की रचना की है, उसको भी आप निश्चित तौर पर नोट कर लें। आमुक्तमाल्यद, उषा परिणय, नाम मिलता जुलता है, पार्वती परिणय, उषा परिणय कृष्णदेव राय का और पार्वती परिणय वानभट्ट का। खैर, आमुक्तमाल्यद, उषा परिणय और कृष्णदेव राय की जो तीसरी रचना है उसका नाम है जाम्बवंती कल्याणम। जयदेव, इनका बहुत फेमस किताब है गीत गोविंद। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, जबकि परमार वंश के जो राजा भोज थे ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें से कुछ नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप नोट कर लीजिए। जैसे राजमार्तंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजमार्तंड राजा भोज का लिखा हुआ है। इसके अलावा सरस्वती कंठाभरण, ये भी भोज का लिखा हुआ है। साम्रांग सूत्रधार, चारु चर्चा, आयुर्वेद सर्वस्व और शब्दानुशासन, ये सब भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो बाकी के विषय में भी मैंने आपको बताया, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और जो आपका बुक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ काम आएगा। वैसे ये इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 17, कौन सुमेलित नहीं है? कुमारपाल चरित्र, ये हेमचंद्र का लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और जान ले कि कुमारपाल चरित्र के नाम से ही एक और पुस्तक लिखी गई है जिसके की लेखक है जय सिम्हा। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुमारपाल चरित्र नाम से एक और लेखक हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है, उनका नाम है जय सिम्हा। और जय सिम्हा का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो है हमीर मर्दन। खैर,
कर्पूर मंजरी ये राजशेखर का है, और राजशेखर बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने कई सारी पुस्तकों को लिखा है कर्पूर मंजरी के अलावा। उसका भी नाम आप अवश्य नोट कर लें, जैसे प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, विद्यशाल भंजिका, ये इनका बहुत फेमस किताब है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा राजशेखर का एक और महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है प्रचंड पांडव। तो राजशेखर। ऑप्शन सी, मत विलास प्रहसन, सामने लिखा हुआ है नंदी वर्मन। यही इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश के शासक थे, उनके द्वारा लिखा गया है। नंदी वर्मन का मुझे याद नहीं है कि किसी किताब की रचना उन्होंने की है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन का, और महेंद्र वर्मन का एक और फेमस किताब है जिसका कि नाम है भगवत जुकियम। और पंच सिद्धांतिका ये वराह मिहिर का है, ये सही है। सही उत्तर आपका 17 का सी है। पंच सिद्धांतिका, वराह मिहिर, और वराह मिहिर का दो और किताब का नाम आप जरूर जान ले, लघु जातिका और बृहत जातिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किस स्थापत्य का उदाहरण है? बरीद शाही। बरीद शाही मतलब जो बीदर में था, और बीदर जो था वो 1527 में कासिम बरीद के द्वारा स्थापित किया गया था। तो कासिम बरीद के द्वारा स्थापित होने के कारण बीदर में जो राजवंश स्थापित हुई वो कहलाया बरीद शाही। ऑप्शन बी को देखें, निजाम शाही। निजाम शाही अहमदनगर का राजवंश था, ठीक है। और अहमदनगर का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना मलिक अहमद ने की थी। तो अहमदनगर में जो राजवंश है वो निजाम शाही। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा मैच करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, या ऐसे पूछ सकता है कि अहमदनगर में कौन सा शासन था, तो मलिक अहमद के द्वारा निजाम शाही। ऑप्शन सी को देखें, कुतुब शाही। कुतुब शाही गोलकुंडा में था, और इस राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, आदिल शाही। आदिल शाही ये बीजापुर में था, और यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब भी डी है, आदिल शाही। यहाँ एक बात और जान ले कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ था, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर, जिसमें से बरार सबसे पहले आगे या मतलब स्वतंत्र हुआ था, जिसके विषय में यहाँ ऑप्शन नहीं है। बरार में इमाद शाही थी, और सबसे पहले 1485 में इसी राज्य की स्थापना हुई थी, और स्वतंत्र होने वाले इन 5 राज्यों में सबसे अंत में बीदर की स्थापना हुई थी कासिम बरीद के द्वारा 1527 में। बीजापुर और गोलकुंडा आप सब जानते हैं कि इसको बाद में औरंगजेब ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1686 में 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल राज्य में मिलाने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्तिकला की कौन सी शैली यूनानी कला से अधिकाधिक प्रभावित थी? इसका सीधा आंसर जानते हैं हम लोग, गांधार शैली। और गांधार शैली में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी। मूर्ति बनने का काम जो शुरू हुआ वो बेसिकली भगवान बुद्ध से ही शुरू हुआ, और जिस शैली में बना वो था गांधार शैली। तो इसका सही उत्तर है सी, गांधार शैली। नंबर 20, आविष्कार एवं आविष्कारकों के जोड़े में कौन सुमेलित नहीं है? आपके सिलेबस में साइंस भी है, विज्ञान का प्रगति भी है, तो उसका एक हिस्सा ये हो सकता है। पहला लॉगरिथम, जॉन नेपियर, ये सही है। 1614 में लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। ऑप्शन बी को देखें, विकास का सिद्धांत, और सामने लिखा हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये इस सवाल का सही जवाब है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, और ग्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया था। बाकी दोनों ऑप्शन आपके सामने सही है। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के द्वारा, और राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट, जिससे मुझे याद है कि राडार का आविष्कारक कौन था, ये जीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नंबर 21, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन को देखिए, कैवेंडिश। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। शीले, इन्होंने क्लोरीन की खोज की है।
गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज की, तो इस सवाल का 21 का सही जवाब है सी। और ओजोन, ओजोन की खोज की थी क्रिस्पियन स्कोनवैन ने, क्रिस्पियन स्कोनवैन ने। तो 21 का सही जवाब सी गोल्डस्टीन है। नंबर 22, किण्वन की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं। सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है लुई पाश्चर, ऑप्शन ए। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की। और विलियम हार्वे, ये ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि रक्त परिवहन का जो खोज है या सिद्धांत है, ये देने का काम किया विलियम हार्वे ने। नंबर 23, निम्न में से किस देश की राजधानी मोगादिशु है? रवांडा, रवांडा का जो राजधानी है उसका नाम है किगाली, तो रवांडा नहीं होगा। वैसे रवांडा का जो करेंसी है उसका नाम है फ्रैंक, रवांडियन फ्रैंक। नामीबिया, हम थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे कि विंडहॉक इसकी राजधानी है और नामीबियन डॉलर इसका मुद्रा है। तो नामीबिया, विंडहॉक, ये रिपीट हो गया आपके लिए, मतलब रिवीजन हो गया आपका। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो या मापुतो और इसकी करेंसी मेटिकल। मोजाम्बिक, मापुटो और मेटिकल। सोमालिया इसका सही आंसर है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु और इसका जो करेंसी है वो है सोमालियन सिलिंग, सोमालियन सिलिंग। तो बाकी का भी जानकारी मैंने आपको देने का काम किया। इन चीज़ों को प्लीज़ आप अलग नोट कर लें अगर आप इसकी तैयारी को गंभीरता से ले रहे हैं तो। एक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। नंबर 24, न्यू किपलाओ, जिसको कि शॉर्ट में कीप भी कहा जाता है, किस देश की मुद्रा है? लाओस। सही उत्तर इसका लाओस ही है। और लाओस की राजधानी है वियंतियन। ऑप्शन बी को देखें। ब्रुनोई, ब्रुनोई की राजधानी बंदरशेरी और करेंसी इसका डॉलर, मतलब कि ब्रुनई का डॉलर। वियतनाम, राजधानी इसकी हनोई और मुद्रा इसका डांग। वियतनाम राजधानी हनोई और मुद्रा डांग। कैमरून, कैमरून की जो राजधानी है वो है याओंडे, याओंडे और फ्रैंक इसकी भी मुद्रा है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो शुरुआत में प्रश्न आया था, वो न सिर्फ आपको झारखंड सचिवालय के लिए बल्कि विभिन्न जो एग्ज़ाम आयोजित होंगे उन सब जगह में करंट से जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स जेपीएससी के सिलेबस में भी है तो उससे भी इसका संबंध बनता है। तो कुल मिलाकर के बाकी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सचिवालय के लिए ही उपयोगी है। कुछ चीज़ जो स्पेसिफिक तौर पर सचिवालय के सिलेबस में है वो अपनी जगह है, बाकी सब आपके लिए यूज़फुल सब एग्ज़ाम में होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा और फिर याद करना अगर इन चीज़ों को करेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। छोटा छोटा करके कीजिए। 25 क्वेश्चन है लेकिन इसमें जो बताया गया है उसके कारण से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। निम्न में से कौन सा बंदरगाह जलयानों की मरम्मत के लिए विख्यात है? पारादीप उड़ीसा में है, आप सब जानते हैं। और पारादीप के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रत्येक मौसम में काम करने वाला बंदरगाह है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है और भारत में जलयान के निर्माण करने वाला यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस सवाल का सही जवाब है मझगांव, जो कि मुंबई में है। और ऑप्शन सी कृष्णापट्टम, ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में है और ये भारत का अभी सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। हालांकि पहले विशाखापत्तनम को सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता था, लेकिन अभी कृष्णापट्टम जो है या पट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। तो खैर 25 का सही उत्तर है डी। उम्मीद है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निश्चित तौर पे मिली होंगी। आप वीडियो को देखते रहिए और इसको शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। मेरी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू।